बिहार इन दिनों त्रासदी बहुत झेल रहा है, कहीं बाढ़ से तो कहीं मर्डर से, कहीं राजनीति से। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पे बिहार के कई शिक्षक वहां गए और उन पर लाठीचार्ज हुआ और हमारे देश का हर युवा वहां पे अपनी मांगे पूरी करने के लिए गया था, प्रोटेस्ट करने गया था, उस पर लाठियां चार्ज हो रही थी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हम लोग चाय की चर्चा को लेकर बिहार में हम लोग फिर से घूम रहे हैं पटना में, और इस समय हम लोग हैं पटना के कंकड़बाग क्षेत्र में। और हमारे साथ फिर से इस बार जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और चेस के कोच मिलन झा जी। तो आइए उनसे हम इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ घटना घट रही है बिहार में। तो अभी जो आपने जिक्र किया बिहार की त्रासदी की, तो खैर ठीक बात है, वो तो हर साल बिहार झेलता है। बिहार को अब आदत सी पड़ गई है। इन निकम्मों के चक्कर में हम हमेशा से बर्बाद रहे हैं। जब तक अभी कोई अच्छी नेतृत्व नहीं आ जाती, हमारा यही कमोबेश हाल रहेगा। बात करते हैं बीपीएससी टीचर्स पर। पूरे भारत को पढ़ाने का काम बिहार के गुरुजन करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो दिल्ली में हैं। नीतू मैम हैं, खान सर हैं, वर्ल्ड वाइड जिनका मतलब फॉलोइंग है। जब बीपीएससी ने मतलब इतना फट्टा मजाक अपने कैंडिडेट के साथ किया, क्लास सी क्लास बी की सारी लगभग एग्जाम्स स्वयं बीपीएससी लेती है। और सबसे प्रतिष्ठित भारत की जो कंपनी थी टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनसे एग्ज़ाम किस आधार पर छीना गया बताया नहीं गया। उनसे एग्ज़ाम लेकर ऐसे कंपनी को दे देना जो ऑलरेडी पहले ब्लैक लिस्टेड रही है, उन्हीं के द्वारा रही है। मतलब ये शक पैदा करता है। 3-4 पॉइंट्स मैं गिनाना चाहूँगा। जैसे कंप्लेन है 30 से ज़्यादा सेंटरों पर क्वेश्चन पेपर लेट मिला। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, ये बहुत फास्ट क्वेश्चन पेपर होता है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो जब पर्याप्त समय आपको मिलेगा नहीं, आप सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और आप अपने रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे 30 सेंटर पर कितने बच्चे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कमोबेश 250, 500, 700 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कराते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स। इसके अलावा फिर कंप्लेंट ये भी मिली कि सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। तो ऐसा क्या बैकडोर से आप काम कर रहे हो या करना चाहते हो जो आप नहीं दिखाना चाहते हो? जब उस सेंटर पे क्लेम होगा उसके ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, जब ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं आपको क्या बताऊं, आपको एग्जांपल देता हूं। आप कभी भी बीपीएससी का सिलेक्शन कमेटी जो फाइनल सिलेक्शन करती है, कभी उनके पूरे लिस्ट को उठाकर देखिए। तत्कालिक जो भी शीर्ष नेता रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, उनके कहीं ना कहीं कनेक्टेड अच्छे खासे नंबर में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं उनकी योग्यता पे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ये इत्तेफाकन मात्र भी नहीं हो सकता है कि 400-300 सीट रहे और उसमें 70 से 80 कनेक्टेड लोग ही पहुंच जाएं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है जो खेल खेल रही है एसएससी, या अगर इसके पीछे चार्डी मिनिस्ट्री है, तो जो खेल खेल रही है बच्चों के साथ, वो भविष्य में बीजेपी को बहुत नुकसान करेगी। और बात बीजेपी की ही प्रतिष्ठा की नहीं है, आप बीपीएससी की प्रतिष्ठा की भी बात है। आप इंडिया की सबसे बड़ी सिलेक्शन आईएएस आईपीएस की करते हो, उसके एग्जाम इंटरव्यू सब आप देखते हो। अगर आप पर सीजीएल ये एसएससी वाले पे क्वेश्चन उठेगा तो फिर आपके आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में भी सवाल उठेगा। तो आप सबसे प्रतिष्ठित संस्था होकर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? दूसरी चीज मैं एक चीज बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्जाम सी और बी लेवल के होते हैं। आपको पर्याप्त समय चाहिए इंडियन रेलवे की टिकटिंग के लिए, क्योंकि आपको तो अगर 5 दिन पहले, क्या 1 महीने पहले भी बुकिंग करो तो भी वेटिंग लिस्ट आती है। भारत सरकार की इतनी मतलब क्षमता ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप एग्जाम स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं, आपके पास जब आप क्या बोलते हैं, कुंभ स्पेशल चला सकते हैं 40-50 ट्रेनें, तो आप बेशक चला सकते हैं, राहत के लिए चलाते हैं ना, आप चला सकते हैं। अगर व्यवस्था नहीं कर रही, अगर बीपीएससी को ऐसे ही मनमाना करना था, 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आप बच्चों को सेंटर चेंज का दे रहे हैं। एक अच्छे खासे नंबर में बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों के तादाद में, और लाखों बच्चों का जो मूवमेंट होता है वो आप सडन मूवमेंट चेंज जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बुरा है। बहुत बच्चे अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए समय से। बहुत बच्चों का एग्जाम छूट गया जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी थी, 2-2, 3-3, 4-4 साल से कोचिंग में पैसे देकर, पढ़कर और इतना मेहनत करके आगे आने की कोशिश प्रयास करते हैं। और उनके साथ जब बीपीएससी ऐसा मजाक करती है तो मन करता है कि कैसे देश में हम रह रहे हैं। बहुत स्वयं पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा भी हुआ है कि जब छात्र जो है रिजर्वेशन करा लिए, उन्हें पता चला कि यहाँ कोई छात्र यूपी का है, बिहार का है, उनका सेंटर है जम्मू कर दिया, अब उन्होंने अपना रिजर्वेशन करा। अब वो पहुंचने से पहले उनको रास्ते में है तो उनको पता चला अरे एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ऐसा मजाक जो एसएससी कर रही है, पता नहीं कितना फीस लेती है एग्जामिनेशन का।
ऊपर से गरीब बच्चों को रिजर्वेशन कराना पड़ता है, बीच रास्ते में जब आपको मालूम पड़े तो सारे समझिए एक तरह से आपके सारे संसाधन एक साल का उसने बेकार कर दिया। जो आपने जोड़ जोड़ के, गरीब अमीर का तो मैं ये नहीं कहूँ, लेकिन जिस गरीब बच्चे ने बमुश्किल कम मतलब अपना फीस जमा किया था, उनको आप कंटिन्यू इधर से उधर कर रहे हैं। दूसरा, समय पर आप बता भी तो नहीं रहे। अगर 1 महीने पहले ये चीजें कंफर्म करनी थी एसएससी के एग्जाम को, बीपीएससी को, तो ये देखना था, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके अभ्यर्थी लाखों 10 लाख अभ्यर्थी आपके एग्जाम देते हैं। तो अगर आप कुछ भारत में अगर कर रहे हैं ना, तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ऐसी बचकानी हरकत जो आपने सडन 10 दिन में जो सेंटर चेंज का किया है, ये आप नहीं, आपसे ये उम्मीद कम से कम तो है ही नहीं। जो आप ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं सडन, ये नहीं करना था। दूसरा, आप उसका प्रॉपर, आपने जब जिसका एग्जाम कैंसिल किया उसके क्या खर्च वहन हुए, क्या एग्जामिनेशन फीस लगी, क्या रेलवे का टिकटिंग का फीस लगा, आपने कुछ पूछा, कुछ व्यवस्था करी। और नेक्स्ट जब एक एग्जाम आप लेंगे उनका, तो आप स्पेशल क्या व्यवस्था उनको देंगे? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप अपना दोस्त छात्रों पर, पढ़ने लिखने वालों पर अगर मढ़ेंगे, टीचर्स पे अपना फ्रस्ट्रेशन सरकार निकालेगी। रेखा गुप्ता जी को लोगों ने चेंज के लिए लाया था दिल्ली, लेकिन ये फिर वही रामलीला मैदान वाला जो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था रामदेव बाबा को, वो वाला कांग्रेस का सीन ये याद दिला रही है। तो रेखा जी, कम से कम आपसे एक बहुत अच्छी अपील है, आप स्वयं बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप बहुत प्रबुद्ध समाज से भी आती हैं और बहुत अच्छी बाई नेचर भी हैं। आपसे आपकी पुलिस अगर निरंकुश बनती है तो इसमें सबसे बड़ा दोष मुखिया का होता है, क्योंकि नेतृत्व आपका है तो दोष भी आप पर है। और वो बाहर के लोग नहीं है, आपके टीचर्स हैं जो आपकी दिल्ली को बना रहे हैं, आपके पूरे भारत को वहां पर लाकर इकट्ठा करके उसका भविष्य बना रहे हैं। अगर उस शिक्षक पर जो बच्चों का भविष्य करता है, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आप समझिए कि आने वाली पुस्त आपकी खराब होगी, आने वाली जनरेशन नहीं पढ़ पाएगी और यही संस्कार उनमें जाएंगे। और आज आपकी बारी तो कल उनकी बारी, यही चलता रहेगा। जैसे यहाँ से टीचर्स भी गए दिल्ली में बच्चों का साथ देने के लिए, बच्चों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, कई शिक्षक तो घायल हो गए इसमें। ये क्या ये सही है पुलिस के द्वारा वहाँ लाठीचार्ज कर दिया? सबसे बड़ा हमारे भारत का दुर्भाग्य है, जो समाज को गढ़ते हैं, जो आने वाली जनरेशन को बनाते हैं, जिनके पोषित बच्चे पूरे कमोवेश भारत में अलग अलग जगह ऑफिसर्स हैं, अपने पद पर हैं। हर किसी न किसी का तो सबका तो गुरु ही है ना। हर एक लोगों ने पढ़ाई करी है, सबके टीचर हैं, सबके गुरु हैं। और उस गुरु जो मतलब चाणक्य ऐसे गुरु के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नीतू मैम का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनके बगल में खड़े कोई बहुत फेमस शिक्षक, उनको पुलिस ने वो शानदार जोरदार थप्पड़ मारा कि कान का चदरा फट गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। सोचिए अगर वो थप्पड़ नीतू मैम को लगा होता तो क्या होता। पुलिस वाले तो कह रहे हैं भाई हमें मर्दानगी मत दिखाओ शिक्षकों से ऐसा। अरे वर्दी छोड़ के मर्दानगी की ये बातें हैं, जब आप वर्दी खोलकर ऑफिसर से आए तब पता चलेगा मर्दानगी क्या होती है। वो बिहार के तगड़े शिक्षक पढ़े लिखे गांव के खाए हुए हैं, एक जोरदार धर देंगे ना तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो धड़ी की धड़ी रह जाएगी। हाँ, लेकिन आप हमारे समाज के हिस्सा है, हमारा संविधान आपको हमें ये करने की इजाज़त नहीं देता, ना ही आपसे ये बदतमीजी करने की इजाज़त देता है। लेकिन हमारा यही संविधान हमें ये भी अधिकार देता है कि हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से किसी के पास भी रख सकते हैं, चाहे सामने वाला कोई हो। हमारा विरोध, अगर मुझे अपने समाज सरकार के किसी पॉलिसी से दिक्कत है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जो मंतव्य है, अपनी जो चीजें हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें देता है। तो ये जो संविधान का हनन दिल्ली पुलिस कर रही है, ये उनका गलत काम है, ये शिक्षकों का नहीं है। शिक्षकों का कहीं से दोष नहीं है। अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण, मुझे बताइए ना इसमें क्या गलत है। आज की जो सरकार जो अभी जो नई बीजेपी की सरकार बनी है, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पूरा किया है, ये भी तो आंदोलन की ही देन है। आपने आपके खिलाफ, आपके कुरीतियों के खिलाफ, उनके मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल व्यवस्था के खिलाफ आपने लगातार आंदोलन करे, तब जाकर के आपको ये सत्ता मिली। और जिस आंदोलन के बदौलत आप स्वयं बने, वही आंदोलन को कुचलने का प्रयास, ये बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूं कि रेखा गुप्ता जी जल्दी से जल्दी सामने आए, सामने से पहले शिक्षकों से माफी मांगे, क्योंकि वो समाज गढ़ते हैं। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले तो अपने करनी पर पुलिस कमिश्नर को माफी मांगनी चाहिए। साथ साथ रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री, सारी जिम्मेदारी अपने स्वयं पे ले, केंद्रीय HRD मिनिस्टर अपने पर जिम्मेदारी ले और माफी मांगे, और जो भी जायज मांगे हैं उन पर वार्ता करें। तो मैम तो सामने से कहा कि हम 4 आदमी चाहते हैं HRD मिनिस्टर से मिलना, आप अभी तक क्यों तैयार नहीं हुए? अगर आपके मन में खोट नहीं है तो हम चाहते हैं ऐसे BPSC के जो अध्यक्ष हैं, बाकी HRD मिनिस्टर 4 टीचर्स बैठ के बात कर लेना। आप लाइव, अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करा लीजिए, आप सबसे बढ़िया होगा कि आप टीचर्स का लाइव करा दीजिए ना, 4 टीचर बाहर देख लेंगे आप क्या अंदर में क्या काम कर रहे हो। जब पॉलिसी नहीं तय करना चाहते, आप नहीं दिखाना चाहते, तो आप कम से कम हमारे पक्ष की तो सुनो। अरे सुन तो लो, किसान आंदोलन तो है नहीं कि आप पक्ष ही नहीं, आप एक पक्षीय कार्रवाई करोगे।
अरे शिक्षकों का आंदोलन है जो आपके समाज को गढ़ते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं, नस्ल खराब हो जाए। कांग्रेस ने यही किया था शिक्षा व्यवस्था के साथ। आज कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है, गिने चुने सांसद हैं, और यही उन्होंने प्रहार किया था शिक्षा व्यवस्था पर, प्राइवेटाइजेशन किया शिक्षा का। देखिए आज क्या असर हो गया कांग्रेस का। तो आने वाली पौध जो तैयार कर रही है ना, उसको अगर ऐसे परेशान करेंगे ना तो आपके 5 जनरेशन को खराब कर सकते हैं वो। और खराब इन द सेंस है कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। खराब इन द सेंस ये नहीं है कि आपको हम नहीं चाहते आप सरकार चलाएं, हम चाहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे, सारी चीजें ठीक से हो। एक जायज मांग, हम टैक्स देते हैं, हमारा ये मांग है, ये जांच हो, पैसे हम दे रहे हैं। आपको तो टैक्स फ्री है सब लोग, आपको तो शर्म भी नहीं आती, आप सारे लोग टैक्स फ्री हो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सब टैक्स फ्री है, पैसा हमारा। हम अब आपसे क्वेश्चन करें और मार भी हमें पड़े, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। उस पुलिस वाले जिसने मारा उसका वेतन कहां से आता है, पहले ये जांच करा है ना। भारत के नागरिक, वो इतने बड़े बड़े टीचर जो इतना मोटा टैक्स आपको पे करते हैं, उनको आप पीट रहे हो। जो उस दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का वेतन हमारे पॉकेट से जाता है, उनके टीचर्स के पॉकेट से जाता है। अगर वो टैक्स देना बंद कर दे तो अभी 5 मिनट में मालूम पड़ जाए आपको कि सरकार चलाना कितना बड़ा बात है। वेतन को 5 से बनी नहीं रहेगी आपको अगर टैक्स कलेक्शन 0 हो तो जो आपको टैक्स क्रिएट करके दे रहे हैं, जो आपको व्यवस्था चलाने में मदद कर रहे हैं, आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, ये कतई जायज नहीं है, कभी से क्षम्य नहीं है। माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए कि रेखा गुप्ता जी को सामने आकर, एचआरडी मिनिस्टर को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए जो दुर्व्यवहार शिक्षकों के साथ हुआ। उसके बाद आगे की बात करेंगे बीपीएससी पर सेंटर्स की। जो भी 30 से 50 सेंटर्स पे जो प्रॉब्लम हुए हैं, कई सेंटर्स इतने रिमोट एरिया में थे, लोग नहीं जा पाए, नहीं दे पाए, उनकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इस पे सवाल पे जवाब देना पड़ेगा बीपीएससी को। ऐसे नहीं चलेगा, ये व्यवस्था नहीं चलने वाली, अब नहीं चलने वाली। क्योंकि आए दिन ये हमेशा सुना जाता है, कहीं किसी का सिस्टम खराब हो गया, कहीं कैमरा नहीं है, कहीं उनका कोई सॉफ्टवेयर ही खराब है, बच्चे पेपर ही नहीं दे पाए, ये परेशान। ये पीछे से अपने कैंडिडेट्स को घुसाने का तरीका है। इस पर एक बड़े हाई लेवल की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिए कि ऐसे मतलब प्रतिष्ठित संस्था को हटाकर ब्लैकलिस्टेड संस्था को एग्जाम कराने का ऑर्डर दे कैसे सकती है, वो भी बीपीएससी ऐसी संस्था। सोर्स ही नहीं है उनके पास, रिसोर्स नहीं है, सेंटर्स नहीं है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, क्वेश्चन पेपर का हैंडलिंग नहीं है, लेट पहुंच रहा है सेंटर पे। जो बच्चे 5 साल से अपना भविष्य तैयार कर रहे थे, इस साल के प्रिपरेशन को देखकर कर रहे थे, उनका तो फिर धरा का धरा रह गया। 2-4 साल की मेहनत को आपने पानी में मिला दिया। तो अगर ऐसे भविष्य के साथ खेलेंगे तो फिर आपका भविष्य भी यही जनता बनाती है और यही जनता बिगाड़ती भी है। तो तैयार रहिए, फिर वही होगी ना, एक खराब व्यवस्था से और खराब व्यवस्था मिलेगी। वही रहा कि जैसे अब ये तो तैर रही दिल्ली प्रोटेस्ट की बात, अब हम बात कर लेते हैं बिहार, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया है जो लगे युवा पलायन तो कर ही रहे हैं खैर अपनी नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी फुल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अक्सर देखा गया है सड़कों पर उतर आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा लीजिए, हमेशा वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। बिहार की हालत है जहाँ सबसे ज्यादा IAS लोग, इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग यहाँ, जहाँ प्रबुद्धता होगी विरोध होगा। अगर सिस्टम में हम हैं और सिस्टम हमें पता है, अगर सिस्टम में आप गड़बड़ी करोगे तो सबसे पहली आवाज बिहार से आएगी, क्योंकि आपको भी पता है सबसे ज्यादा शिक्षक बिहार के हैं, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के हैं। पूरे भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र को पढ़ाने वाला बिहारी है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, आश्चर्य करोगे। जो नॉलेज सेंटर है हमारा बिहार, हमारे लाइब्रेरी को जलाया गया, कमोवेश 3 या 6 महीने तक जलती रही थी। वो नॉलेज की बुक्स को जला सकते हैं, जो हमारे दिमाग में पनपा शास्त्र श्लोक है ना, उसको नहीं मिटा सकते। ब्राह्मण फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं। तो जब ऐसा एक समय बताता हूँ, जब अंग्रेजों से पहले जब मुगलों का शासन हुआ ना, तो वो क्या करते थे, आपके धर्म ग्रंथों को सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द कंट्री, डिस्ट्रॉय द कल्चर एंड लैंग्वेज फर्स्ट। आप किसी देश को बर्बाद करना है, जरूरी नहीं है उस पर परमाणु बम मारो या गोला बारूद मारो, उसकी सभ्यता संस्कृति बोली 3 चीज को खराब करो, वो देश अपने आप खराब हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्त में जाएगा। तो मुगलों ने वही किया, आपकी सभ्यता संस्कृति, आपके आध्यात्म को छीना, आपके नॉलेज सेंटर्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को जला डाले, आपके जितने भी लाइब्रेरी थे, आपकी पांडुलिपियां थी जो लिख कर रखी गई थी आगे के भविष्य के लिए, उनको जलाकर राख कर दिया गया। फिर भी ब्राह्मणों ने अपने वेद याद कर लिए, ब्रेन कहाँ से मिटा दोगे। तो कंठस्थ हम ऐसे लोग हैं ना, और खासकर बिहारी की जहाँ पर लेडीज से शंकराचार्य हारी थी शास्त्रार्थ में, मंडल मिश्र की वाइफ बिहार में हार के गए थे। शंकराचार्य जो शिव स्वरूप होते हैं, वो शास्त्रार्थ में हार के गए बिहार से, वो भी एक विदुषी स्त्री से। तो बिहार अभी से नहीं, एक अरसे जमाने से नॉलेज सेंटर रहा है। और इस नॉलेज सेंटर के साथ अगर आप खेल करेंगे तो सबसे बड़ा जेपी आंदोलन याद होगा,
केंद्र की सत्ता इंदिरा गांधी की उखाड़ फेंकी थी बस एक बिहारी ने, जो कि कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस जमाने में उखाड़ फेंका था जेपी ने, और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद ने आदेश पारित किया था कि अब ये सांसद नहीं है, कमोबेश इनको इस्तीफा देना पड़ता है। इन्होंने रातों रात इमरजेंसी लगा दी राजीव जी के कारण। तो बिहार हर एक क्षेत्र में, मैं बार बार फिर कहता हूँ, मैं थोड़ा विस्तारित बताने लगता हूँ, माफी चाहूंगा। बिहार हर क्षेत्र में नॉलेज का सेंटर रहा है, पावर का सेंटर रहा है, आध्यात्म का सेंटर रहा है, गणतंत्र का सेंटर रहा है। तो सबसे पहले अगर बिहार से विरोध की आवाज निकलती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा इतिहास रहा है, जेपी आंदोलन से लेकर के चंपारण आंदोलन भी हमने दिया। भारत की आजादी में अहम योगदान बिहारियों का रहा, और भारत की करंट व्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान बिहारियों का है। और विरोध कर रहे हैं बिहार से हर एक टीचर्स का, मतलब बोल तो रहा हूँ ना, हिंदी भाषी पूरे भारत के क्षेत्र में बिहारी पढ़ाते हैं कमोबेश। सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बिहार के हैं, बिहार में अपना चलाते हैं, खानसर उनका है। तो नॉलेज सेंटर है, अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे विरोध भी यहीं से झेलना पड़ेगा। और एक और चीज है, व्यवस्था जल्दी नहीं चेंज करेंगे तो फिर आगे उनको चेंज कर दिया जाएगा, बात ये है। और देखते हैं आगे भविष्य में क्या करती है सरकारें, लेकिन अनुरोध ये होगा कि यही है कि देश का युवा जो है आखिर कब तक सड़कों पर ऐसे विरोध करता है। मुझे शर्म आती है जब वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करने वाले युवा, वो पढ़ाई करने, अपनी जवानी को पढ़ाई के पीछे झोंकने वाले युवा, अपनी पूरे जीवन को मतलब एक अच्छे सफलता के लिए झोंकता जो युवा है, उसके साथ जब यह खिलवाड़ होता है, और जब वही युवा अपने हक और हकूक की मांग के लिए सामने से आकर विरोध करता है, तब उसके साथ जो बदतमीजी सरकारों द्वारा की जाती है, ये सबसे बड़ी निंदनीय विषय है। और मुझे सिंपल बताइए ना, हम पैसे आपको दे रहे हैं टैक्स के तौर पर, हम एक अच्छी व्यवस्था आपसे चाहते हैं, हम कहाँ गलत हैं? मुझे बताइए, एक पॉइंट बताए सरकार, हम गलत कहाँ हैं? अगर हम आपको पारदर्शिता बरतने कह रहे हैं तो फिर इसमें हम कहाँ से गलत हैं? आपके मन में खोट है, आप चोर हैं, तब तो आप पारदर्शिता नहीं करना चाहते। आप व्यवस्था जानबूझ के ऐसे बना के पंगु व्यवस्था रखना चाहते हैं जिससे आप बैकडोर से लोगों की एंट्री करा सकें। एकमात्र रीजन मुझे यही दिखता है, और कोई रीजन नहीं है। अगर ईमानदारी से करना होगा बॉस, आपको आप मुझसे ईमानदारी से बात करना है, आप सिंपल कर रहे हैं ना सर, हमारे में क्यों बहस नहीं हो रही? आपके हो सकता है मैं आपके विचार से नहीं मेल खाता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। आपका कर्म है, आप अपना कर्म निभा रहे हैं, हमारा कर्म है, हम अपने कर्म के अनुसार बोल रहे हैं। ये व्यवस्था न्यूट्रलाइज होकर के हर एक व्यवस्था में होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा किया, देखा देखी आप करोगे अपनी पौध तैयार करने के लिए, तो ये तो फिर तो वही हुआ ना, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया अंधी, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया अंधी। अच्छे योग्य लोग जब जगह पर नहीं पहुंचते हैं, अयोग्य और निरंकुश लोग जब सत्ता के ऊपर सीट्स पर पहुंचते हैं ना, तो वो व्यवस्था ही नहीं पूरे समाज को खराब कर देते हैं। और अगर चाहते हैं आपकी आने वाला समाज बने, क्योंकि वही क्लास बी ऑफिसर्स आने वाले समय में IAS IPS बनेंगे, वो पूरे देश की व्यवस्था चलाएंगे। अगर उनका सिलेक्शन प्रोसेस पारदर्शिता अनुसार नहीं हुआ, योग्य कैंडिडेट नहीं गए, तो समझिए फिर आने वाली आपकी जो व्यवस्था है वो बहुत चरमरा जाएगी और बहुत बुरा व्यवस्था होगा। मैं सिंपल कहता हूँ, ऐसा बिहार में एक बार नहीं 10 बार हुआ है। 50-50 लाख 60-60 लाख में सीटें बेचते हैं, UPSC BPSC की DSP बन जाते हैं, IRS पदाधिकारी बन जाए, मतलब IRS बोल रहा हूँ मैं, राजस्व पदाधिकारी राज्य के बन जाएंगे, बाद में वो 10-20 साल बाद IAS बन जाते हैं। अब जिसने 50-60 लाख या 1 करोड़ देकर जॉब ली है, वो आपको लगता है कि वो कभी भी ईमानदारी से अपना मतलब काम करेगा? वो घूस नहीं लेगा क्या? वो घूस लेके अपने 5 करोड़ जमा करेगा पहले, उसके बाद और निरंकुश होगा और उसी व्यवस्था में अपने 5 लोग और डालेगा। अगर ये व्यवस्था समय रहते नहीं सुधारी गई तो ये व्यवस्था और खराब होगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। BPSC ऐसी संस्था पर सवाल उठना जो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, मतलब दुर्भाग्य है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और त्वरित ध्यान देनी चाहिए। दूसरा, जो टीचर्स के साथ बदसलूकी की है एकदम भर्त्सना योग्य है, उसको कहीं से भी कुछ नहीं ठहराया जा सकता। तत्कालिक माफी चाहिए BPSC अध्यक्ष की और दिल्ली मुख्यमंत्री की और पुलिस कमिश्नर समेत। चलिए, अब आखिरी सवाल बस छोटा सा, ये कि इस समय खैर चुनाव तो आने वाला है बिहार में जी, तो बिहार का बदलाव कैसे? शादी की कहानी बताता हूँ। आप इंटरव्यू लेकर गए हैं, उसके बाद इसी जगह पर मेरे साथ मारपीट और गोली पिस्तौल और चेन छीन ली गई, लेकिन पटना का कंकड़वा दिन हाँ शाम 7:30 बजे SHO को इन्फॉर्म करने के बाद SHO अभी तक एक बार घूम कर नहीं आया। जब न्यूज वालों ने उन पर दबाव बनाया है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जब न्यूज वालों ने दबाव बनाया है तब जाकर के FIR 2 दिन बाद रजिस्टर्ड हुई है। ये पटना की स्थिति है, तो आप ग्रामीण इलाकों का कमोबेश हालत पता कर सकते हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तब ऐसी बात हुई है।
आम लोगों के साथ क्या होता होगा ये सहज अंदाजा लगा सकता है। वो घटना करने वाले पक्ष के थे, सत्ता पक्ष के थे, किस पार्टी से पोषित थे, उससे तो मुझे नहीं लेना देना नहीं। मैं तो एक कार्रवाई, घटना हुई है, मैं कार्रवाई चाहता हूँ। लेकिन पटना में भी अभी क्राइम व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो पुल पुलिया उन्होंने बनाए थे, जो व्यवस्था बनाई थी, उसमें कई रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मटिया मेट कर रही है नीतीश सरकार, उनको सोचना चाहिए, व्यवस्था सही करनी चाहिए। बीजेपी को सबसे पहले, बीजेपी को इस बात का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा इसका। नीतीश के सारे कुकर्म बीजेपी पर आएंगे, माथे ठीकरा फूटेगा बीजेपी का। जैसे आपने पहले 2.5 साल का ठीकरा फोड़ा था तेजस्वी पे, तो वैसे ही बाकी 10 साल का भी ठीकरा आपके सर फूटेगा और एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई हो जाएगी। मैं अभी भी चेता रहा हूँ बीजेपी नेतृत्व को, जल्दी से जल्दी कोई बड़ा फैसला ले, नहीं तो फिर आने वाले समय में आप कभी सत्ताधीश नहीं हो पाएंगे। फिर से पुरानी व्यवस्था लौटेगी और फिर से वो जंगल राज कायम होगा। बिहार का बाढ़ ना पैसे बनाने का सबसे बड़ा धंधा है बिहार के सत्ताधीशों के लिए। एकदम खुल के बोलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता ये 3-4 रिंग बांधों की क्या जरूरत, आप एक पक्का डैम क्यों नहीं बना सकते? एक पक्का डैम का खर्चा हमको लगता है कि 1 से 2 साल के जो रिंग बांध के डैम के खर्चे पे बन सकता है, जिससे परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा रिंग बांध है और वो मिट्टी बालू से बनाए जाते हैं, जानबूझकर ऐसा, इसलिए कि एक तो 4-5 मिट्टी के बांध बनाने पड़े जिससे मोटा पैसा मिलेगा। वो चाहते हैं मिट्टी पानी आए, मिट्टी काटे, 5 बांध बहे, अगली बार फिर से वही बनाएंगे। कोई एक परमानेंट बांध जानबूझ करके नहीं बनाते, जिससे वो हमेशा के लिए व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और आगे जो ये 900 करोड़, 1500 करोड़, 5000 करोड़ जो सरकार से स्पेशल पैकेज लेते हैं, बिहार के बाढ़ के नाम पर जो स्पेशल पैकेज हर साल लेते हैं, उसका बंदर बांट लूट कर सकें। मैं चैलेंज करता हूं भारत सरकार को, भले दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, आप अपनी ऑडिट की जो टीम है महालेखाकार की, आप उनको एक बार जो भी बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, परबिसगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, कोसी क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र हो गया, कोसी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और बागमती, 2 ही नदी सबसे ज्यादा तबाह करती है बिहार में। कोसी, जिसके आसपास मानसी, खगड़िया और ऐसे जिले हैं, बांका, ये सब है, वहां पे आप करिए, आप जांच करिए, कराएंगे। जब पता चलेगा कि आप आराम से परमानेंट बांध बना सकते हैं, जिससे एकदम समस्या हमेशा के लिए बंद हो सकती है। 3 बार के रिंग बांध के पैसे से एक बार आप परमानेंट बांध बना लीजिए, आगे के 2 साल फ्री, लाइफ टाइम फ्री। ये लोग जानबूझ के हर साल रिंग बांध बना के हर साल बहने का वेट करते हैं और हर साल पैसे लेकर बिहार में ऐसे ही बंदर बांट, जो एक समय चारा के नाम पे होता था, अब बाढ़ के नाम पे होता है। इसकी सही से जांच कराई जाए सरकार में तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी जवैया गांव का सुना होगा अपनी शिवहर में, हमारे गांव के बगल, हम सीतामढ़ी से सटे शिवहर है, शिवहर में 2 बांध अभी तक बह गए। प्रशासन की तरफ से कोई बचाव कर, हम क्या, पटना की बाढ़ 2018, आपको मैं जी न्यूज, बाकी न्यूज चैनल्स की क्लिप निकाल के दूंगा। मैं इस रोड में 6 फीट का पानी था, मैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की नाव से सामान, खाना और लड़कियों और औरतों के लिए जो जरूरी चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे 6 दिन तक पानी रह गया था और कमोबेश सारी गाड़ियां यहाँ की खराब हो गई थी। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। जब बाढ़ आई पटना में रातों रात, तब पता चला कि हमारे आधे से ज्यादा संप हाउस बंद है। संप हाउस में संप हाउस है लेकिन संप नहीं है। ऐसे 50 से 60 संप हाउस चिन्हित किए गए जो नहीं रनिंग में थे, और फिर भी कमोबेश 4 कर्मचारियों का वेतन जा रहा था और उसकी मेंटेनेंस पे हर साल डीजल तेल का पैसा खर्चा हो रहा था। ऐसे बंदर बांट कर रहे थे। जब बाढ़ आई तो इनकी पोल खुली, तब से जाकर के अब इन्होंने ठीक ठाक करा है। अब नगर निगम थोड़ा ठीक हुआ है, जिसकी वजह से पटना में 5 घंटे या 7 घंटे के बाद लॉगिंग नहीं होती। लेकिन एक दिन ऐसा था 2018 में, 6 दिनों तक इस क्षेत्र में जहां पर आप खड़े हैं, इसी मौसम में 6-6 फीट पानी था। 4 करोड़ की स्पेशल लकड़ी एप्पल वुड की बनती है स्टेडियम में, जो वुडन फ्लोरिंग होता है, 4 करोड़ की लकड़ी 4 दिन में तबाह हो गई सड़कें। अभी तक दोबारा वैसा वुडन फ्लोरिंग नहीं हो पाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। देख के दुर्भाग्य, मतलब देख के वो होती है कि क्या व्यवस्था है, क्या कर रहे हैं ये लोग। चीजें एकदम चुटकी बजाते ठीक हो सकती है, आंख के सामने की चीजों के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं चलती है ज्यादा देर। कोई एक नई व्यवस्था आएगी, बिहार बदलेगा, बिहार बढ़ेगा। पहले भी इपिक सेंटर था, आज भी इपिक सेंटर है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी है चाणक्य की, ये मिट्टी चंद्रगुप्त मौर्य की है, ये शेरशाह सूरी की है, जो मुगल होने के बावजूद भी यहाँ विस्तार नीति में उनको बिहारियों ने समर्थन किया, क्योंकि बिहारी को उन्होंने समझा। तो बहुत चीजें हैं बिहार की मिट्टी में, ऐसी सौंदर्य है ना। हम हथियार से लेकर शस्त्र और शास्त्र तीनों में निपुण है। हमारे मुंगेर में अभी भी गन फैक्ट्रीज, आपको राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तीनों चीजों में भारत का एकदम कदम से कदम मिला के बिहार साथ निभा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार जो उदासीन रवैया अपनाई हुई है, बिहार को जो बर्बाद कर रही है राज्य और केंद्र मिलकर,
ये उम्मीद नहीं है। भविष्य में उम्मीद है कि व्यवस्थाएं बदले, सरकारें बदले, व्यवस्था ठीक हो। बाकी मोदी जी हैं तो हो सकता है मुमकिन हो। हम अब ये बोलेंगे, पहले हम कहते थे मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन अब हमें ये बोलना पड़ रहा है मोदी हैं तो हो सकता है मुश्किल। हो सकता है मुश्किल। बिहार फिलहाल खेल रहा है अपनी त्रासदी, हर एक क्षेत्र से खेल रहा है। कब तक खेलेगा ये नहीं पता। आने वाली सरकार किसकी सरकार बनती है, क्या वो मुख्य बिहार को आगे ले जा सकती है। बिहार में इतनी सारी चीजें, हर एक क्षेत्र की इतनी अच्छी चीजें आपको यहाँ लोग अच्छे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप है, यहाँ की सड़कें हैं, लेकिन बस कमियां हैं उसे चलाने की, उसे और डेवलप करने की। तो आगे देखते हैं कि अगली सरकार किसकी भी बनती है, वो जनता की आवाज़ सुनेगी, सुनेगी वो लोग सीट को डिपेंड। बाकी आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।